राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो क्या क्या उसमें समस्याएं सामने आती हैं। सबसे पहले किसी SC ST के साथ अपराध होने पे चाहे उसको मारा जाए, पीटा जाए, गाली दिया जाए, गलौज किया जाए, ठीक है, उसको धमकी दी जाए, फ़ोन पे बार बार उसको जात सूचक शब्द बोल के अपमानित किया जाए या उसके संपत्ति पे कब्जा किया जाए, उसको बेदखल किया जाए, ठीक है, उसको रास्ते में परेशान किया जाए तो उसका FIR नहीं दर्ज होता है, जल्दी उसका FIR नहीं दर्ज होता है। दूसरा, FIR अगर किसी कीमत पे मतलब कहीं से मेहनत करने के बाद, बहुत इधर से उधर दौड़ने के बाद, ठीक है, FIR अगर दर्ज करवा लिया तो उसमें कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि आरोपी द्वारा धमकी दी जाती है। उसको भी धमकी दी जाती है कि थाने पे गए तो हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो मजबूर है, हाथ पैर तो तोड़ ही दिए हो, बचा क्या, तो वो जाके FIR दर्ज करवाया किसी तरह से। FIR दर्ज होने के बाद कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको भी यही जो है धमकी लगातार गवाहों को दी जा रही है कि आपके साथ भी यही अंजाम होगा अगर आप गवाही दिए तो अगर कोई गवाह बनने के लिए तैयार है तो वो भी पिछड़ जाता है। ठीक, उसके बाद पीड़ित को FIR दर्ज होने के बाद ना तो उसको जो राहत राशि दी जाती है उसके बारे में जल्दी कुछ बताया जाता है। ऐसा नहीं कि बताया ही नहीं जाता है, बहुत सारी जगह बताया भी जाता है, लेकिन अक्सर बताया नहीं जाता है। दर दर वो भटकता रहता है, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके लिए परेशान रहता है। समाज कल्याण विभाग जाता है तो वहाँ बताया जाता है बजट नहीं है। तो ये बहुत तरह तरह की समस्याएं हैं, वो अपने इस दुख दर्द को कहाँ बयां करे, किसके पास जा करके बताए। इसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है SC ST एक्ट 1989 का, जो धारा 15A संबंधित है। धारा 15A 2016 में सब्स्टिट्यूट की गई है, यानी 2016 में धारा 15A को जोड़ा गया है। इस धारा के जोड़ देने से पीड़ित और साक्षी के बहुत सारे अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया। जितनी समस्याएं मैं अभी बताया हूं दृष्टांत स्वरूप, इन्हीं सारी समस्याओं का निराकरण इसी धारा 15A में लिखा हुआ है SC ST एक्ट के। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि पीड़ित और साक्षी के FIR दर्ज होने के बाद क्या राइट है। ऐसा है कि हमारे समाज में इतनी ज़्यादा दुर्दशा है इस वर्ग के साथ, क्योंकि एक तो ये अशिक्षित है, दूसरा जागरूक नहीं है, तो FIR दर्ज होने के बाद भी इसको अपने अधिकार के बारे में नहीं जानकारी, अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अपने अधिकारों को जाने कैसे, बताएगा कौन इनको कौन बताएगा इनके अधिकारों के बारे में। तो अधिकारों के बारे में इनको कैसे पता चले, ठीक है, इसी के संदर्भ में मैंने इस वीडियो को यहाँ पे बनाया हूँ और इसमें सारे अधिकारों का उल्लेख करने का कोशिश किया हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी, हाँ एक बात मैं जरूर कह दूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो, किसी भी व्यक्ति को फर्जी तरह से परेशान ना करे, इंसानियत और मानवता को बरकरार रखे, ठीक है। तो अगर किसी भी विषय पे किसी को भी कोई भी लीगल जानकारी लेना है, चाहे वो संपत्ति को लेकर मामला हो या किसी आपराधिक मामले को लेकर के हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या अधिकार इसमें दिए गए हैं। अधिकारों का अंबार लगा हुआ है धारा 15A में, और इसके दुख दर्द जो समस्याएं हैं, यहाँ पे दुख दर्द है इस वर्ग के लोगों को, वो अपनी व्यथा किसको बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए, मैं सारी कहानी को बता रहा हूँ। धारा 15A में सबसे देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 12 उपधाराएं लिखी हुई हैं। कितनी? 12 उपधाराएं लिखी हुई हैं, यानी 12 उपधाराओं में गवाह और पीड़ित दोनों के अधिकार बताए गए हैं। क्या अधिकार बताए गए? सबसे पहले लिखा हुआ राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से कोई धमकी, ठीक है, दी जा रही हो, कोई प्रलोभन दिया जा रहा हो, उनके साथ कोई हिंसा की जा रही हो या हिंसा करने की धमकी दी जा रही हो, तो पीड़ितों को और जो उनके आश्रित हैं यानी उनके परिजन को और गवाहों को इससे संरक्षण दे स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ या गवाह के साथ या उसके परिजन के साथ उसको धमकियां मिल रही हैं लगातार, तो वो कहाँ जाएगा, इसकी शिकायत किससे करेगा। दूसरा है
पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसे विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक लाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है व्यवहार किया जाएगा। यानी जो इसमें पीड़ित है उसके साथ सम्मानपूर्ण तरीके से बर्ताव किया जाएगा। यानी जो हमारी अथॉरिटियाँ होंगी वो उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, सम्मानपूर्ण तरीके से बर्ताव करेंगे। ठीक है। तीसरा राइट लिखा हुआ है कि किसी पीड़ित या उसके आश्रित की किसी न्यायालय की कार्रवाई की, ठीक है, युक्त यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा। यानी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो उसकी सूचना पर्याप्त समय के भीतर पीड़ित को दी जाएगी। फिर है चौथा कि किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किन्हीं दस्तावेज या सार्वजनिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को, यानी जैसे पीड़ित किसी को कह रहा है कि साहब ये मेरे कहने पे आ नहीं रहे, आप इनको समन जारी कर दीजिए, तो कोर्ट तुरंत उनको समन जारी करेगा। किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है वो कहने पे दे नहीं रहा है तो पीड़ित जैसे ही कोर्ट से आवेदन करेगा न्यायालय तुरंत उसके लिए समन जारी करके उस दस्तावेज को और उस व्यक्ति को बुला सकता है। अगला लिखा हुआ है कि कोई भी कार्रवाई कोर्ट में होती है पीड़ित को चाहे जमानत पर छोड़ना हो, चाहे उसको उन्मोचित करना हो, निर्मुक्त करना हो, परिवीक्षा पे छोड़ना हो, सिद्ध दोष करना हो, दोष मुक्त करना हो, कोई भी कार्रवाई अगर करना है तो पीड़ित को जानकारी सूचना जरूर दी जाएगी। और मैं तो देखता हूँ बहुत सारे मामलों में बेल मिल जाती है, पीड़ित को जानकारी भी नहीं हो पाती है कि बेल कैसे मिल गई। ठीक है। चलिए अगला अधिकार इनका लिखा हुआ है कि जांच के दौरान, ठीक है, जब ये कार्रवाई चलेगी थाने से लेकर के कोर्ट तक तो आने जाने का खर्चा भी इन्हें दिया जाएगा। अब व्यवहार में दिया जा रहा है कि नहीं ये तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था भी इनकी की जाएगी। ठीक है। जैसे घर वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करे। फिर लिखा है राज्य संबद्ध विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्ष्यों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा। कौन? राज्य सूचित करेगा। किसको? कोर्ट को सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रतिस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से रिव्यू करेगा। यानी राज्य सूचित करेगा कि पीड़ित को इस तरह के अधिकार दिए गए हैं, ये व्यवस्था पीड़ित के लिए करा दी गई है। और कोर्ट जब देखेगी कि क्या वो सुविधाएं जो अधिकार हैं वो वास्तव में मिले कि नहीं मिले तो उसका कोर्ट को रिव्यू करने की पावर दी गई है। तो मेरे समझ से पीड़ित खुद भी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब मुझे किसी भी तरह का कोई सामाजिक सुरक्षा, कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जा रही है, मेरे साथ जो लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं, कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। ऐसे वो जो है आवेदन कोर्ट को भी कर सकता है। फिर लिखा है उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्रवाइयों में किसी पीड़ित या उसकी आश्रित सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है कर सकेगा। यानी क्या क्या उपाय करेगा? जनता की पहुँच योग्य मामले में उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पता को छुपाया जाए, यानी गवाहों के नामों को उजागर ना किया जाए, साक्षियों की पहचान को प्रकट ना किया जाए, उसके पते को प्रकट ना किया जाए, नहीं तो उसको धमकी मिलेगी, फिर गवाह कोई बनेगा नहीं। ठीक है। पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन ही आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना। जैसे ही पीड़ित इसकी शिकायत करे कोर्ट में तुरंत इस पर कार्रवाई हो, तुरंत उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। परंतु खंडगाह के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा। यानी अगर ऐसी कोई शिकायत दी जाती है पीड़ित के द्वारा तो उसकी अलग से जांच की जाएगी और उस जांच को 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। परंतु यह और कि जहां खंडगाह के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है, ठीक है, जैसे पुलिस ही सही से काम ना कर रही हो, उसी के खिलाफ शिकायत दी गई हो, वहाँ न्यायालय ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय लंबित मामले से संबंधित असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरुद्ध करेगा कि उसमें कोई इंटरफेयर आप मत करिए। अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षियों के धमकी, ठीक है, प्रलोभन, हिंसा की धमकियों की उस शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा। यानी अगर किसी पीड़ित के साथ FIR दर्ज करने के बाद उसको लगातार धमकियां मिल रही हैं, गाली दी जा रही है, उसके साथ हिंसा की जा रही है, तो तुरंत वो थाने पर इसकी सूचना दर्ज कराए। और थाने पे पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है
आईओ की भी और एसओ की भी, कि तुरंत वो इसकी सूचना दर्ज करें, चाहे वो मौखिक रूप से या लिखित रूप में दी गई हो, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो पर उनको तुरंत निःशुल्क दी जाए। यानी ये तो एक तरह से एफआईआर की बात की जा रही है कि एफआईआर किसी भी अपराध होने की सूचना दी जाए तो तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और यहाँ तक अगर धमकी भी दी जा रही है तो धमकी अगर दी जा रही है तो वो भी एक अपराध है, फिर से उसकी एफआईआर दर्ज की जाए और उसे एक कॉपी तत्काल निःशुल्क दी जाए। बहुत सारे मामलों में मैं देखता हूँ अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं एफआईआर की कॉपी ही पीड़ित को नहीं देते हैं जल्दी। फिर लिखा हुआ है कि संबद्ध राज्य का, यानी जिस राज्य का वो मामला है, न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों को निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्कीम तैयार करने का कर्तव्य है राज्य का। क्या कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी तुरंत निःशुल्क दी जाए, इसके लिए एक स्कीम बनाए। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नगद या वस्तु में तुरंत राहत दी जाए, तत्काल दी जाए, 6-6 महीने, साल भर तक मामला लटकाया ना जाए। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जाए। मृत्यु या उपहति या संपत्ति के नुकसान के संबंध में उन्हें राहत प्रदान की जाए। पीड़ित को खाद्य, जल, कपड़ा, आश्रय, चिकित्सा सहायता, यात्रा भत्ता भी दिया जाए। अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके। ठीक। फिर साक्षियों को जो धमकी दी जा रही है, पार्टी को जो धमकी दी जा रही है, पक्षकार को, इनको तुरंत जो है सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ठीक है। अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रित या सहायुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की एक कॉपी भी दी जाए। चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्व सावधानी बरती जाए। राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों को सहायुक्त संगठनों को इसकी जानकारी प्रदान की जाए कि राहत राशि दे दी गई है और कितनी मिलनी है। अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहायुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जाए। अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रित या सहायुक्त संगठनों या विशिष्टकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके। ठीक है। तो इन कुल मिला करके, और इतने ही नहीं, एनजीओ को, सामाजिक संगठनों को अधिवक्ताओं से सहायता लेने का भी इनको अधिकार दिया गया। तो कुल मिला के इतना जितना कानून में लिखा है ना, अगर इसका 50% भी सरकार पालन कर दे तो मेरे समझ से जो एक बहुत बड़ी समस्या है एफआईआर दर्ज होने के बाद या एफआईआर ना दर्ज होने में, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ये बात सही है कि सब लोग पीड़ित नहीं हैं, कुछ जगह जो है बहुत सक्षम लोग भी हैं। ठीक है। कुछ जगह इसका दुरुपयोग होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस कानून को हटा दिया जाए। ठीक है। आज भी इस कानून की उपयोगिता उतने ही ज़रूरी है जितना लगभग बनाए जाने के समय थी। ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का मिसयूज कर रहा है तो मिसयूज करने पे भी उसके लिए भी अलग से लीगल प्रावधान, उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि 1-2 लोगों के मिसयूज करने से पूरे कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए, ये तो गलत है। ये तो उसी तरह की सोच है कि अगर शरीर में कहीं कोई बीमारी लग जाए तो उसको काट के ही निकाल दिया जाए। अरे भाई, काटना जरूरी नहीं है, काटा तो तब जाएगा जब वो लाइलाज हो गया। पहले तो हल्का फुल्का दवा से उसे ठीक किया जाएगा ना। और ऐसा नहीं कोई गंभीर बीमारी हाथ पैर में भी कहीं हो गई तो उसका इलाज किया जाना कि उसको जो है मृत्यु घोषित कर दिया जाए। तो उस तरह से अगर थोड़ा बहुत दुरुपयोग किसी ने भी किया है कानून का, और देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं जिसका दुरुपयोग ना हो रहा हो, तो दुरुपयोग होने में भी कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों का ही तो उसमें सहयोग होता है, अथॉरिटी का सहयोग होता है। तो अगर मिसयूज हो रहा तो उस पर भी तो कानून बना हुआ है, उस कानून के अकॉर्डिंग उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। फर्जी एफआईआर कोई दर्ज कराया है तो ऑलरेडी उस पर पुलिस एफआईआर लगा करके 182, 211 की कार्रवाई करे। कुछ मामलों में करती भी है। ठीक है। पीड़ित खुद उस पर क्रिमिनल केस, सिविल केस चलाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कानून को ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है। तो कानून अपनी जगह पे सही है। ठीक है। इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं।